अनलिमिटेड फैफनीर के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो व्हाइट लिवाइथन होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जितनी भी मिसाइलें होती हैं वो इसे रोकने में नाकामयाब हो रही होती है। ना मिसाइलें ना ही शील्ड्स, कोई भी नहीं रोक पा रहा होता है इस व्हाइट लिवाइथन को। अकेडमी के सभी लोग और मोनोनोबे आयरस भी इसी को देख रहे होते हैं। मोनोनोबे इसे देख के बोलने लगता है ये एक एंटी ग्रेविटी शील्ड को यूज कर रहा है अपने चारों ओर, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल इसके आजू बाजू पहुंच नहीं पा रही है। अब जितनी भी लड़कियां आती हैं सब यहाँ पर आ जाती हैं व्हाइट लिवाइथन को रोकने के लिए, क्योंकि जितने भी बैरियर्स और मिसाइल थे ये सब तो नाकामयाब हो रहे थे इसे रोकने में। यहीं पर जो लीजा हाईवॉल करती है बोलने लगती है मेरे ख्याल से इसे रोकने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आसानी होगा मेरे ख्याल से। ये सब लोगों से कहती है कि उसे खुद को पीछे धकेलने का मौका मत देना, आप सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लीजा की बात को सुनते हुए अब जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी अपने अटैक्स रेडी करने के लिए पोजीशन ले लेती हैं। ये गर्ल्स यहाँ पर वेट कर रही थी कि ड्रैगन थोड़ा क्लोज है और फिर ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, और ये करती भी है। ड्रैगन थोड़ा क्लोज आता है और सभी गर्ल्स इसके ऊपर अपना अटैक कर देती हैं। यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं सभी ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज करा इस ड्रैगन के खिलाफ, लेकिन इस ड्रैगन की जो शील्ड है ये इसे बचा लेती है। आयरस समझ जाती है कि ये ड्रैगन बच चुका है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसका रून ज्यादा ही ग्लो कर रहा था। आयरस अपने मन में ही बोलने लगती है प्लीज सब लोग वहाँ से हट जाओ, वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है। सभी गर्ल्स के अटैक की वजह से यहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन इस ड्रैगन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ होता है। इसकी शील्ड की वजह से ये बच जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही तेजी से रोर करता है। इसके इतनी ज्यादा तेजी से रोर करने की वजह से बहुत पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं, जिससे ना कि आसपास के पिलर टूट जाते हैं। इन लड़कियों की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। लड़कियां अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती हैं अपनी शील्ड की मदद से, लेकिन ये बचा नहीं पाती हैं। इस ड्रैगन के इस अटैक की वजह से जिन गर्ल्स के पास सिग्नल भेजा जा रहा था टावर की मदद से, वो टावर तो क्योंकि टूट चुके थे, इस वजह से अब कहीं से सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं अकेडमी के पास। ये सभी लोग उन गर्ल्स से कांटेक्ट करने की अभी भी कोशिश कर रहे होते हैं जिनसे सिग्नल टूट चुका होता है, लेकिन उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा होता है। इसी चीज को देखते हुए मोनोनोबे अब शिनोमिया सेंसेई से बात करने आ जाता है। शिनोमिया सेंसेई मोनोनोबे को यहाँ पर देख के से पूछती है तो तुम्हें आखिर मुझसे क्या काम था। मोनोनोबे इनसे कहता है मुझे बस इतना कहना था आपसे कि आयरस को आप मेरे हाथों में सौंप दीजिए। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद आयरस तो इसे देखने लग जाती है घूर घूर के। तो आयरस से मोनोनोबे बोलता है आयरस अपने कान बंद कर लो जब तक हमारी बातें खत्म नहीं होती हैं। आयरस इसकी बात मानते हुए अब अपने कान बंद कर लेती है। शिनोमिया सेंसेई मोनोनोबे से पूछती है क्या तुम आयरस को मौत के मुंह में धकेल देना चाहते हो। मोनोनोबे बोलता है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं सोच रखा है। शिनोमिया सेंसेई से बोलती है देखो तुम्हारी बात को मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी और के साथ दोबारा हो, जो कि पहले भी हो चुका है एक बार मेरे साथ। मोनोनोबे बोलता है तो आप अपनी बहन के बारे में बात कर रही हैं इसका मतलब। शिनोमिया बोलती है तो तुम जानते हो यानी कि इस बारे में। मोनोनोबे इनसे कहते हैं देखिए आयरस वो है जो कि मेरे ऊपर भरोसा कर दिया, तो आप उसे बेफिक्र हो कि मेरे हाथों में सौंप सकती हैं। शिनोमिया सेंसेई से बोलती हैं देखो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आखिर तुम अकेले कर ही क्या लोगे। ये जाने से पहले बोलता है देखिए अगर वो इंसान है तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के मोनोनोबे अब लेके चला जाता है यहाँ से आयरस को। मोनोनोबे और आयरस जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो सेंसेई बस यही सोच रही होती है कि आखिर मोनोनोबे आयरस के साथ करना क्या चाहता है। दोनों यहाँ लिफ्ट को यूज करते हुए बाहर जाने लगते हैं। तभी मोनोनोबे को पता चल जाता है कि नेफ्ला वाले जो कि हैं मोनोनोबे के खिलाफ जा चुके हैं। ये मोनोनोबे को अब रोकना चाहते हैं। शायद से इस बात का अंदाजा शायद से आयरस को भी हो चुका है। इसी वजह से आयरस मोनोनोबे से पूछती है क्या मैं सच में तुम पे विश्वास कर सकती हूँ। मोनोनोबे बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। ये इसका हाथ पकड़ लेता है तो आयरस को भी काफी ज्यादा सुकून मिलता है। दोनों ही अब अकेडमी से बाहर आ जाते हैं। मोनोनोबे को पता है कि नेफ्ला वाले बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं और कर भी रहे होते हैं। ये नेफ्ला ने जो सोल्जर्स भेजे हुए थे ये छुपकर मोनोनोबे का इंतजार कर रहे होते हैं। मोनोनोबे इन्हें देख के अब छुप जाता है। मोनोनोबे आयरस से बोलता है आयरस तुम मेरा यहीं पर वेट करो, ये टोटल 6 लोग हैं, मैंने जल्दी नॉकआउट करके आता हूँ मैं वापस। इतना बोलने के बाद मोनोनोबे वापस अपनी गन को समन कर लेता है। आयरस इसकी गन को देख के सब पूछती है क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो। मोनोनोबे बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पे विश्वास रखो बस। मोनोनोबे अब सभी सोल्जर से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। ये आते ही पेड़ के पीछे छुप जाता है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये मोनोनोबे को देख के इसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। आयरस को तो इन गोलियों की आवाजों से काफी ज्यादा ही डर लग रहा होता है, इसी वजह से ये तो अपने कान ही बंद कर लेती है। यहाँ आयरस को बहुत ज्यादा मोनोनोबे की अब चिंता हो रही होती है। वहीं मोनोनोबे थोड़ी देर में इन सभी सोल्जर्स को निपटाने के बाद इन्हें बांध देता है। सभी सोल्जर्स को बांध देने के बाद मोनोनोबे अब आयरस को अपने पास बुलाता है। ये कहता है कि आयरस यहाँ पे आ जाओ, अब तुम यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। आयरस इसके पास आगे इससे बोलने लगती है मुझे गोलियों की आवाज आ रही थी, इसी वजह से मुझे चिंता होने लगी थी कहीं तुम्हें तो नहीं कोई गोली लग गई है। इससे ये बात सुनने के बाद मोनोनोबे इसके सर पे पैट करते हुए इससे बोलने लगता है देखो आयरस तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैंने तुमसे बोला ना। आयरस इससे कहती है हाँ मुझको तुम्हारे ऊपर विश्वास है। आयरस ने बस इतना बोला ही होता है कि सभी सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स उठ जाता है और अब ये गन पॉइंट कर लेता है मोनोनोबे के ऊपर, लेकिन तभी आयरस इसे देख लेती है और इसके ऊपर अटैक कर देती है और अब की बार आयरस का अटैक वर्क भी कर जाता है। इसके इस अटैक की वजह से ये जो सोल्जर था ये तो यहीं पर नॉकआउट हो जाता है। मोनोनोबे से पूछने लगता है आयरस वो था क्या। आयरस ऐसे बोलती है मुझे नहीं पता वो था क्या, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें गोली ना लग जाए। मोनोनोबे इससे बोलता है देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें बस अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़े खतरे में तुम हो ना कि मैं। आयरस इससे बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये सब ये रोते हुए बोलती है। अब ये थोड़ी देर में एक चोटी पे आगे खड़े हो जाते हैं। आयरस यहाँ पर मोनोनोबे से पूछने लगती है मुझे एक बात बताओ कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मोनोनोबे बोलता है अगर हम फाइनल डिफेंस लाइन को ब्रेक कर दें तो हम उस ड्रैगन से खुद लड़ सकते हैं। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद तो आयरस हैरान रह जाती है। इससे बोलने लगती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये नामुमकिन है, हमारे अटैक्स उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। आयरस के इतने बोलने के बाद ही यहाँ पर अब मित्सुकी भी आ जाती है। मित्सुकी यहाँ पर आते ही मोनोनोबे से बोलने
बोलने लगती है थर्ड डिफेंस लाइन उस ड्रैगन ने पार कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। मोनोनोबे और आयरस दोनों ही मित्सुकी को ही देखने लगते हैं, जिसकी की हालत ड्रैगन से लड़ते वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। मित्सुकी अब मोनोनोबे से बोलने लगती है नीसान प्लीज आयरस को अब मेरे हवाले कर दो। तो मोनोनोबे से पूछता है लेकिन क्यों? ये बोलती है वो इसलिए क्योंकि आयरस अब मेरी जिम्मेदारी हो चुकी है। मोनोनोबे से बोलता है नहीं मैं इसे तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं सौंपने वाला हूँ। मित्सुकी बोलती है देखिए इसे प्लीज मेरे हाथों में सौंप दीजिए, वैसे भी अगर मैं एक और को खत्म कर दूंगी तो इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये बोलते हुए मित्सुकी काफी ज्यादा रो रही होती है। मोनोनोबे से बोलने लगता है तुम अपनी क्लासमेट को ही मारना चाहती हो? मित्सुकी बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे हाथ पहले से ही गंदे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोनोनोबे बोलता है देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा फील होता है अपनी फ्रेंड को मारना, मुझे पता है तुमने 2 साल पहले भी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था जो कि तुम्हारी क्लासमेट भी थी। मित्सुकी बोलती है तो नीसान यानी कि आपको ये बात पहले से पता है? मोनोनोबे बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं देने वाला हूँ आयरस को। मित्सुकी से बोलती है नीसान आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे हाथ पहले से ही गंदे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके हाथ गंदे हो। मोनोनोबे बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तब भी तुम्हें नहीं दूंगा इसे। अब क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने अपने अटैक्स रेडी करने लगते हैं। आयरस मोनोनोबे और मित्सुकी को ऐसा करते हुए देख के इनसे कहती है मोनोनोबे प्लीज रुक जाओ, ये सही टाइम नहीं है लड़ने के लिए। मोनोनोबे बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सही टाइम है लड़ने के लिए। अब दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों ने अटैक रेडी भी कर लिए होते हैं, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे कि मित्सुकी की जो स्कर्ट होती है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोनोनोबे मित्सुकी से बोलता है देखो तुम्हारी पैंट ही नजर आ रही है। अब मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद तो मित्सुकी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी मोनोनोबे इसके पास आता है और इसके सर पे स्टैप करता है। इसके सर पे स्टैप करने के बाद अब इसका सर रब करते हुए मोनोनोबे बोलने लगता है तो तुम्हें याद है ना, जो कि इसके पहले सर पे टच करेगा वो जीत जाएगा। ये रूल हमने लड़ाई करने के लिए ही बनाया था। मित्सुकी से बोलती है हाँ मुझे याद है। मोनोनोबे मित्सुकी को समझाने लगता है देखो मैं इसलिए नहीं लड़ रहा था कि आयरस को हम दोनों में से कौन मारेगा। ये बताता है कि मैं तो किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा था। मित्सुकी पूछने लगती है क्या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो क्या है? मोनोनोबे इससे पहले कि मित्सुकी को कुछ भी बता पाता इनकी जो क्लासमेट गर्ल्स थी वो अब यहाँ पर आ जाती हैं। जो लीजा थी वो पूछने लगती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और आयरस यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर इसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद तो आयरस इससे बोलने लगती है मुझे माफ करना जो मैं यहाँ पर आ गई। मोनोनोबे आयरस से कहता है आखिर तुम माफी क्यों मांग रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मोनोनोबे सभी लोगों से बोलता है देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव अटैक्स उस ड्रैगन के खिलाफ आयरस के ही होने वाले हैं। गर्ल्स बोलने लगती हैं लेकिन उसका क्या फायदा, क्योंकि आयरस के अटैक तो इसी के ऊपर फट जाते हैं। मोनोनोबे ने बताता है कि आयरस अगर अपने अपोनेंट पे एम करके अटैक करेगी तो इसके अटैक्स वर्क करते हैं, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। आयरस इससे कहती है शायद तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं वो फिर से कर सकती हूँ या नहीं। मोनोनोबे इससे बोलता है तुम कर सकती हो, बस विश्वास रखो खुद पे। मोनोनोबे ने बस इतना बोला ही होता है कि इन्हीं में से एक गर्ल बोलने लगती है वो ड्रैगन अब यहाँ पे आने लगा है, उसने लगता है ये थर्ड डिफेंस को भी ब्रेक कर दिया है। ये ड्रैगन जैसे जैसे क्लोज आ रहा था आयरस का जो रूम था वो और भी ज्यादा तेजी से ग्लो करने लग रहा था। आयरस बोलने लगती है वो ड्रैगन मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसे मेरी जरूरत है। इसी वक्त लीजा भी सब लोगों से बोलने लगती है सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम पे अभी भी चांस है, हम आयरस को अभी भी बचा सकते हैं। मोनोनोबे आयरस से पूछता है तो फिर अब तुम क्या करना चाहोगी? मोनोनोबे की ये बात सुनने के बाद आयरस पहले थोड़ा सोचती है और फिर ये भी अपना वेपन निकाल लेती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब मोनोनोबे मित्सुकी को टोंट मारते हुए उसे बोलने लगता है तो तुम इसके ऊपर एम कर पाओगी? मित्सुकी बोलती है मुझे पता है वो दूर है, लेकिन फिर भी मैं एम करने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये बोलती है कि मैं अब अपना सब कुछ लगाने वाली हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ लगा के इसके ऊपर हिट करूंगी। आयरस काफी जोश के साथ अब अपने अटैक को रेडी करती है और इस ड्रैगन के ऊपर फिर कर देती है। इस ड्रैगन के ऊपर ये अटैक किया गया जो आयरस का ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिससे कि इसकी शील्ड तक ब्रेक हो जाती है। इस अटैक की पावर को देखने के बाद जो इसकी फ्रेंड्स थी वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही होती है कि ये अटैक सच में आयरस का ही था। तभी मित्सुकी सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो, हम फिर से इस ड्रैगन से लड़ने वाले हैं। मित्सुकी की बात मानते हुए सभी गर्ल्स अपनी पोजीशन लेने लगती हैं वापस लड़ाई करने के लिए। वहीं आयरस इस ड्रैगन को दूर से डैमेज दिए ही जा रही होती है। थोड़ी देर में सभी गर्ल्स अब ड्रैगन के क्लोज पहुंच जाती है। आयरस क्योंकि इसका डिफेंस बार बार ब्रेक कर दे रही थी, इसी वजह से अब इसके आसपास कोई भी बैरियर नहीं था, इसी वजह से गर्ल्स को इस पे अटैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए इस ड्रैगन के ऊपर फिर से अटैक करती हैं और क्योंकि अब की बार ड्रैगन के आसपास कोई शील्ड भी नहीं होती है, इसी वजह से ये अटैक इस ड्रैगन के ऊपर डायरेक्ट हिट होते हैं। इस पावरफुल अटैक के बाद इन लड़कियों को लग रहा था कि ये ड्रैगन अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ये ड्रैगन फिर से एक बार रोर करता है, जिससे कि ये लड़कियां फिर से दूर उड़ जाती हैं और काफी डैमेज खा लेती हैं। और यहाँ तक कि यही नहीं, ये ड्रैगन लास्ट डिफेंस लाइन को भी अब ब्रेक कर देता है। अब इस ड्रैगन को रोकने वाला कोई भी नहीं होता है, ये सभी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए आयरस की ओर आगे बढ़ रहा होता है। आयरस भी अपनी पूरी पावर लगाते हुए इसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, ये अपना सब कुछ लगा रही होती है इसे रोकने के लिए, लेकिन तब भी नहीं रोक पा रही होती है और इसी वजह से आयरस अब रोना चालू कर देती है। आयरस को रोते हुए देख के मोनोनोबे को मित्सुकी की याद आने लगती है कि कैसे मित्सुकी भी रो रही थी जब उसके क्लोज एक ड्रैगन आ रहा था और उस ड्रैगन ने उसकी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर डाला था। ये वही सीन हम जैसे पहले के एपिसोड में देख चुके हैं। मित्सुकी जब बच्ची थी तब इसके क्लोज एक ड्रैगन आ रहा था। मित्सुकी भी पूरी कोशिश कर रही थी उस वक्त इस ड्रैगन को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मोनोनोबे उस वक्त उससे बोलता है मित्सुकी ऐसे तुम हार नहीं मान सकती हो। मित्सुकी को यूं रोते हुए देख के मोनोनोबे अपने आप से बोलने लगता है मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए। तभी इसके अंदर से आवाज आती है ठीक है तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मोनोनोबे एक पल के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है ये तो किसी और डायमेंशन जैसे कि आ जाता है। यहाँ पर बहुत
सारी ब्राइटनेस बढ़ चुकी होती है। मोनोनोवे अपने सामने एक पेड़ को देखता है, ये से पूछने लगता है तुम आखिर हो क्या चीज। ये पेड़ से बताता है ये एक बहुत ही पुराना ड्रैगन है जिसका की नाम यगड्रासिल हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल के लिए ये एक पेड़ है। मोनोनोवे इससे पूछता है क्या तुम एक ड्रैगन हो? एक ड्रैगन एक इंसान से बात कर रहा है। ये पेड़ इससे बोलता है हाँ बिल्कुल। अब ये पेड़ बोलने लगता है इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें तो स्ट्रेंथ चाहिए थी ना, मैं तुम्हें पावर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे आखिर? मोनोनोवे से पूछता है आखिर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ये ड्रैगन बोलता है देखो मैं तुम्हें सीकिंग डिस्ट्रक्शन की पावर दे रहा हूँ, इसका भुगतान तुम्हें अपनी याददाश्त से करना पड़ेगा। इस पेड़ के इतना बोलती है एक रोशनी से चमकती है और सीन वापस प्रेजेंट पे आ जाता है। यहाँ पर आइरिस तो अब बुरी तरह थक चुकी होती है इस ड्रैगन को रोकते रोकते, लेकिन ये ड्रैगन रुक ही नहीं रहा होता है। तो मित्सुकी वापस इसके पीछे आ जाती है इसके ऊपर अटैक करके इसको मारने के लिए, लेकिन तभी फिर से मोनोनोवे बीच में आ जाता है, इसी वजह से मित्सुकी अटैक नहीं कर पाती है। मोनोनोवे आइरिस से बोलता है क्या तुम मुझे अपनी पावर दोगी? आइरिस इससे बोलती है तुम ये बात कैसे बोल रहे हो, क्या तुम मुझे अभी भी नहीं मारने वाले हो? मोनोनोवे इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अब इस ड्रैगन की ओर देखने लगता है। ये बोलता है अब ये मुझे पावर दो, यगड्रासिल मुझे पावर दो। इसके इतना बोलते ही अंदर से इसको आवाज आती है कि कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया गया है। मोनोनोवे बोलने लगता है यगड्रासिल थोड़ा जल्दी करो। थोड़ी देर में आसमान से फिर से ग्रीन लाइट आती है जिससे कि मोनोनोवे पूरी तरह से कवर हो जाता है और ये पावर ओवरलोड हो रही थी मोनोनोवे की वजह से, जिसके ऊपर मोनोनोवे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। थोड़ी देर में ये पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मोनोनोवे दर्द से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन फिर भी मोनोनोवे किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है इस पावर के ऊपर। अब मोनोनोवे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गन समन कर लेता है जो कि इस ड्रैगन के साइज की होती है लगभग। मोनोनोवे वायरस का हाथ पकड़ता है और फिर इस गन से फायर कर देता है। इसी वक्त मित्सुकी भी रेडी थी अपने वेपन के साथ और अब ये भी फायर कर देती है। तीनों की मिक्स पावर के साथ इतना पावरफुल अटैक रेडी होता है कि इस ड्रैगन को ये लोग इसी सिंगल अटैक से हरा देते हैं। ड्रैगन ये खत्म होते आइरिस का जो ये टैटू या रून जो भी है ये भी ग्लो करना बंद कर देता है। आइरिस समझ जाती है कि ड्रैगन खत्म हो चुका है, ये लोग अब जीत चुके हैं। आइरिस मोनोनोवे को बताने लगती है कि इसका रून अब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये तभी देखती है कि मोनोनोवे जो होता है वो तो बेहोश हो चुका होता है। यहीं से अब सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनोनोवे मेजर लोकी से बात कर रहा होता है। मेजर लोकी से बोलते हैं मोनोनोवे मुझे पता था, मुझे तुम पे भरोसा था, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे, यहाँ तक कि तुम मेरी उम्मीदों से आगे निकल गए। बस मोनोनोवे से इतना बोलने के बाद ही ये फोन को काट देते हैं। इस वक्त मोनोनोवे के पास कॉल आता है किसी का, ये फोन होता है आइरिस का। पता नहीं मोनोनोवे ने आइरिस से क्या बात करी है, अब ये बाहर जाने लगता है। तभी इस रास्ते में मित्सुकी मिलती है जो कि इससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? मोनोनोवे इससे बोलता है हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बॉडी में अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ये जाने से पहले मित्सुकी से माफी मांगती हुई जाता है। ये बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानियों में डाल दिया क्योंकि मैं एक बुरा बड़ा भाई हूँ। अब मोनोनोवे इसी बीच पे आ जाता है जहाँ पर आइरिस और ये पहली बार मिले थे। आइरिस को मोनोनोवे देखने के बाद इसे पूछने लगता है तो फिर तुमने आखिर मुझे इस टाइम यहाँ पर क्यों बुलाया है? आइरिस ऐसे पूछती है पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? मोनोनोवे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आइरिस काफी शर्माते हुए इससे बोलने लगती है वैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मुझे तुमसे पूछना था क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? मोनोनोवे इससे बोलता है तुम ये कैसी बात कर रही हो, हम दोनों तो पहले से ही दोस्त हैं। मोनोनोवे से ये बात सुनने के बाद आइरिस काफी चौंकते हुए इससे पूछने लगती है क्या लेकिन हम दोस्त कब बने आगे? मोनोनोवे इससे बोलता है मेरे ख्याल से इस बात को कुछ टाइम तो बीत ही चुका है। आइरिस अब मुस्कुराते हुए इससे बोलने लगती है तो इसका मतलब तुम मुझे वो दे चुके हैं जो कि मुझे तुमसे चाहिए था, तो फिर अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो, तुमने जो मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी है। ऐसा बोलते हुए आइरिस अभी से किस कर लेती है। गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।